वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। ये सीरीज में मेरा मेन मकसद ये होना चाहिए कि मतलब कहीं पे अगर कहीं बड़ा कैलकुलेशन आ जाता है या कहीं भी जो सवाल लॉन्ग टाइप से बनता है उसको हम लोग शॉर्ट कैसे बना सकते हैं, इस पे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। सवाल बनाने के लिए तो हम लोग बना सकते हैं अगर टाइम मिलेगा तो, लेकिन हम लोग कितना जल्दी बनाते हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। तो ठीक है, आज का सेशन शुरू करते हैं। रवि 21,000 के अंकित मूल्य की वस्तु 5% की छूट पर खरीदें। वस्तु का बिक्री कर 10% है, बिक्री कर की दर 10% है। तो यहाँ पे जो मेन यहाँ पे आदमी फंसता होगा वो कहाँ पे फंसता होगा कि बिक्री कर, यानी जो बिक्री कर मतलब टैक्स का जो दर है वो 10% है। बहुत आदमी यहाँ पे टैक्स का दर 10% है तो 90% निकाल देते हैं, जो कि सरासर गलत है। टैक्स का दर अगर 90% है, अगर मान चलिए आप एक पिज़्ज़ा खाने जाते हैं या 100 रुपये का अगर पिज़्ज़ा वैसे 100 रुपया नहीं, अगर मान चलिए 200 रुपये का पिज़्ज़ा रहता है तो वहाँ आपसे 236 रुपया लिया जाता है। क्यों? क्योंकि 18% आपका टैक्स कटता है। तो 18% अगर टैक्स लगता है तो यानी 200 का 18% 36 होता है, तो यानी 36 रुपया एक्स्ट्रा ऐड करके लिया जाता है। यानी जहाँ भी टैक्स लगेगा वो हम मेरा किराए मूल्य में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे मेन यही पे था कि कर का जो दर है वो 10% है। तो 21,000 अंकित मूल्य है, 21,000। अगर इस पे 5% का छूट देता है तो इसका मतलब 95% में हम लोग खरीदेंगे, यानी 95% को क्या लिख सकते हैं, 19/20। 95/100 को 19/20 लिखते हैं, यानी इतना रुपया वो किराए मूल्य का है। अगर उस पर हम कर की दर 10%, यानी 10% अगर हम टैक्स देते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि 11/10, यानी 10% टैक्स देने का मतलब क्या होगा, 110/100 में खरीद रहे हैं, यानी 10% एक्स्ट्रा मतलब चार्ज लगेगा। ये 0 0 कट गया तो 11/10 में खरीद रहे हैं। जब हम लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो ये तो पता होना चाहिए 10% वृद्धि का मतलब 11/10, 5% कमी का मतलब 19/20, ये सब पता रहना चाहिए ताकि हम लोग सवाल को जल्दीबाजी में बनाने के लिए। तो यानी इतना रुपया मूल्य लगेगा। अब अगर हम यहाँ कैलकुलेशन करें तो 1 0 से 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा। अब फिर ये 2 से अगर हम काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 105 बार में कटेगा। अब यहाँ पे कल कितना आ गया, 105 गुने 19 गुने 11 आ गया। अगर हम इसको गुना करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि इकाई स्थान पे कहीं भी जीरो नहीं आ रहा है। अगर इकाई स्थान पे जीरो नहीं आ रहा तो ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच गए, एक ऑप्शन ए और एक ऑप्शन बी। अब इस दोनों में हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन आंसर होगा। ये 105 3 का मल्टीपल है। अगर ये 105 3 का मल्टीपल है तो हम ऑप्शन में भी देख लेते 3 का मल्टीपल कौन है। तो 3 का मल्टीपल 2 1 3 5 4 9, ये भी मल्टीपल है। 8 1 9 5 4 9, ये भी 3 का मल्टीपल है। ठीक है, अगर 3 का मल्टीपल मिल गया, अब देख लेते हैं कि 11 से भी गुना कर रहे हैं तो 11 का मल्टीपल कौन है। तो 11 का मल्टीपल देखने के लिए 9 2 11 5 16, 4 1 5, यानी 16 में से 5 गए 11, यानी 11 11 से कट जाएगा। तो यानी 11 का मल्टीपल ये हो गया। क्या देख रहे, ये भी 11 का मल्टीपल है, यानी 8 1 9 5 14 9 4 13, यानी ये 11 का मल्टीपल है तो ये भी खत्म। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी हम लोग मल्टीपल जितना जल्दी से चेक कर सकते हैं उतना जल्दी मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। 12.5% और 20% दो क्रमिक छूट का एक एकल छूट निकालना है। यानी दो छूट का जो एकल छूट होता है, दो छूट का एकल छूट वो क्या होता है, a + b - ab/100। ये होता है दो छूट का एकल छूट। पहला छूट 12.5% है तो 12.5 + 20 - 12.5 गुना 20/100, यानी 12.5 से कितना बार कटेगा, 12 × 96 8 बार में कट जाएगा। फिर 4 से 2 बार में और 4 से ये 5 बार में। तो ये कितना आ जाएगा, ये दोनों मिलकर 32.5, और उसमें से हम लोग 5/2 यानी 2.5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 30। यानी दोनों छूट का एक छूट कितना आ जाएगा, 30% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट आते हैं। होंडा 140 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा 20 मिनट में तय करता है, जबकि एक कार उतनी ही दूरी 1 घंटा 40 मिनट तय करता है। उसके गति का अनुपात ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो
डायरेक्ट इसको बनाएंगे। डायरेक्ट कैसे बनाएंगे? जो स्पीड का अनुपात होता है, स्पीड जैसे दो व्यक्ति है उसके जो स्पीड का अनुपात होगा वो टाइम के अनुपात का उल्टा हो जाएगा। यानी जो टाइम ए लेगा और जो टाइम बी लेगा उस दोनों का अनुपात का उल्टा हो जाएगा, टाइम का अनुपात का उल्टा हो जाएगा। तो ये दोनों जो टाइम कितना कितना ले रहे हैं, टाइम का अनुपात क्या है इसका? 2 घंटा 20 मिनट। 2 घंटा 20 मिनट का क्या लिख सकते? 2 घंटा को 120 मिनट प्लस 20 मिनट, यानी 140 मिनट ये ले रहा है टाइम। और दूसरा व्यक्ति कितना टाइम ले रहा है? 1 घंटा 40 मिनट, यानी 1 घंटा में 60 मिनट प्लस 40 मिनट, यानी टोटल 100 मिनट ले रहा है। ये उसके टाइम का अनुपात आ गया, यानी 7:5 उसके टाइम का अनुपात आ गया। तो जो स्पीड का अनुपात होगा वो क्या होगा? 5:7। जब हम अनुपात में ही पूछ रहा है तो हम डिस्टेंस से क्या मतलब हमको, तो हम डायरेक्ट टाइम का अनुपात निकालेंगे, उसका रिवर्स कर देंगे तो स्पीड का अनुपात आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक व्यक्ति 20% किराए पर, 60% निर्वाह पे और 10% LIC पे, यानी 20 60 20 80 10 90% खर्च कर दिया। तो शेष कितना बचा? 10%। और ये शेष जो 10% का वैल्यू कितना दिया गया? 3000। यानी जब 10% का वैल्यू 3000 तो 100% का वैल्यू क्या होगा? अगर हम यहाँ एक जीरो बढ़ाएं तो यहाँ भी एक जीरो बढ़ा देंगे तो 30,000 इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, ए अपने घर से बी के घर के लिए 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 12 बजे रवाना होता है। 1 घंटे बाद बी अपने घर ए से 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से रवाना होता है। देखिए इस टाइप का सवाल कुछ नहीं है, पहले इसका प्रोसेस देख लेते हैं कैसे बनता है, नेक्स्ट टाइम से इस सब टाइप के सवाल में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति ये है, ये अपने घर से 12 बजे रवाना होता है, 12 बजे। दूसरा व्यक्ति बी है जो अपने घर से 1 घंटे बाद अगर रवाना होता है तो इसका मतलब 1 बजे रवाना होता है। इसका जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर है, स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर, और इसका जो स्पीड है वो 7 किलोमीटर पर आवर है। और इस दोनों के बीच का जो दूरी दिया गया है वो कितना दिया गया है? 68 किलोमीटर, यानी 68 किलोमीटर। इस दोनों के बीच का दूरी दिया गया 68 किलोमीटर। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर इस सब टाइप का सवाल जब भी आए तो समय को बराबर कर लेंगे। जैसे ये 12 बजे चला और ये 1 बजे चला, तो ये 1 घंटा में कुछ ना कुछ दूरी तय किया होगा। 1 घंटा में ये कितना दूरी तय कर लिया होगा? 8 किलोमीटर दूरी तय कर लिया होगा। यानी ये जो है 1 बजे यहाँ पहुँच गया, 1 बजे ये यहाँ पे पहुँच गया, 1 घंटा में कुछ ना कुछ दूरी तय किया होगा। अगर 8 किलोमीटर पर घंटा उसका चाल है तो 1 घंटा में 8 किलोमीटर चला होगा, इसका मतलब ये 8 किलोमीटर आगे आ गया 1 बजे। समय जब बराबर आ जाए तब वही फार्मूला लगा लेना है, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। जब ये 8 किलोमीटर चल गया तो अब उसके बीच कितना डिस्टेंस बच गया? 60 किलोमीटर, क्योंकि ये टोटल कितना था? 68 किलोमीटर। टोटल 68 किलोमीटर था, जबकि ये 8 किलोमीटर चल गया, तो अब समय कितना बचा? दूरी कितना बचा? अब 60 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना? 60। और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहा है, ए इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है, तो दोनों का चाल क्या होगा? जुटेगा तो 8 7 15 किलोमीटर पर आवर चाल हो जाएगा। इसका चाल 8 था, इसका चाल 7 था, यानी टोटल 4 घंटा बाद मिलता है। 4 घंटा बाद मिल जाता है। जब 4 घंटा बाद मिलता है तो 1 बजे हम लोग 1 बजे दोनों चलना आरम्भ किया था, तो 4 घंटा बाद मिलता है, तो इसका मतलब शाम को 5 बजे। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग सवाल को जल्दी बना सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा इसका एक टाइप और हो सकता है। पहले ये टाइप देख लिए, दूसरा तरीका देखते हैं, इससे अगर वो तरीका इजी लगे तो उससे बना लीजिएगा। पहला तरीका था कि हम लोग समय को बराबर कर लेंगे, अब दूसरा तरीका भी देख लेते हैं, अगर वो इजी लगे तो उससे बना सकते हैं। पहले हम मान लेते हैं कि माना कि टी घंटे बाद मिलता है, टी घंटे बाद वो मिलता है, टी घंटे बाद मिलता है। तो ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कितना दूरी तय कर लेगा? 8 टी तय कर लेगा। तो 1 मिनट और,
एक चीज़ और, अगर टी घंटा बाद मिलता है तो 1 घंटा बाद बी चला, 1 घंटा बाद बी चला, तो इसका मतलब बी t-1 घंटा तक ही चला, t-1 घंटा, और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये इतना दूरी तय कर लेगा, और दोनों दूरी मिला के कितना हो जाएगा, 68 किलोमीटर हो जाएगा। अगर हम मान लेते हैं कि ए के चलने के टी घंटा बाद मिल जाता है, टी घंटा बाद मिलता है, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 8 टी दूरी तय कर लेगा, और जो बी चला होगा वो 1 घंटा कम चला होगा, क्योंकि 1 घंटा बाद चलता है तो इसका मतलब t-1 घंटा चला होगा, t-1 घंटा, और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इतना दूरी तय कर लिया होगा, और जो दोनों दूरी होगा वो 68 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे तो 8t + 7t - 7 = 68, तो 8 × 7 = 15t बराबर, ये -7 उधर जाएगा तो +7 यानी 75, तो 15 × 5 = 75, यानी टाइम बराबर कितना आ गया, 5 घंटा। यानी 5 घंटा बाद अगर मिलता है तो हम एक चलने के बाद नहीं माने थे कि एक चलने के बाद टी घंटा बाद मिलता है, तो 5 घंटा बाद मिलता है तो ए 12 बजे चला था, और 5 घंटा बाद मिलता है तो शाम को 5 बजे वो मिल जाएगा। तो इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं, उस तरीके से भी बना सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। दो धावक 15 किलोमीटर और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूरी को, समान दूरी को तय करते हैं, यानी एक्स दूरी अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है तो x/15 समय ले लेगा। यही x किलोमीटर दूरी को अगर 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है तो x/16 समय ले लेगा, और दोनों समय का जो अंतर है वो 32 मिनट अधिक लगता है, तो 32/60 घंटा हो जाएगा। 32/60 इसलिए होगा क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में था और ये भी किलोमीटर पर आवर में था, और यह मिनट था। जब इधर हम आवर ले रहे हैं तो उधर भी आवर लेना चाहिए, यूनिट सेम रहना चाहिए हमेशा। अब या तो ये 16 इधर मल्टीप्लाई होगा और ये 15 इधर मल्टीप्लाई होगा, 16x में से 15x जाएगा तो x/15 × 16 बराबर 32/60। यहाँ पे एलसीएम 15 × 16 ले लिए, तो अगर यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे तो 15 से कितने बार में कटेगा, 4 बार में, 4 से ये 4 बार में, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 32 × 4 यानी 4 × 12 128 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। मुंबई की यात्रा के लिए एक टैक्सी 70% दूरी को 20 किलोमीटर पर आवर और 10% दूरी को 25 मीटर पर आवर, शेष दूरी को 8 मीटर पर आवर की औसत गति से चलता है, तो उसकी पूरी यात्रा का औसत गति ज्ञात करें। देखिए औसत गति बराबर क्या होता है, औसत गति बराबर टोटल दूरी बटा टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे टोटल दूरी को 100 मान लेते हैं, टोटल जो डिस्टेंस था वो 100 मान लेते हैं, ठीक है। टोटल डिस्टेंस 100 आ गया। अब टोटल समय नहीं दिया गया है, टोटल टाइम निकालना है। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, 100 किलोमीटर की दूरी में से अगर 70 मीटर की दूरी को 20 मीटर पर घंटा की रफ्तार से चला तो इतना समय ले लेगा, 70/20 प्लस 10% दूरी। अब जो 10 किलोमीटर की दूरी को अगर 25 एम्पियर से चला तो इतना समय ले लेगा। फिर शेष दूरी यानी 70 दूरी यहाँ चल गया, 10 दूरी यहाँ चल गया, बच गया 80 दूरी, बच गया 20 दूरी। 20 दूरी को अगर 8 एम्पियर की रफ्तार से चलेगा तो इतना समय ले लेगा, इतना समय। अब ये सब समय मिला के कितना हो जाएगा, टोटल समय निकाल लेते हैं। 0 से 0 कट गया, ये 5 बार में, ये 2 बार में, ये 4 दूना 8, 4 से 5 बार में, एलसीएम 10 आ जाएगा, और 35 + 4 + 25, तो 35/25 कितना होता है, 60, 4 64/10। ये टोटल समय आ गया। जब टोटल समय 64/10 आ गया तो अब औसत गति निकाल सकते हैं हम लोग। औसत गति बराबर क्या होता है, टोटल दूरी बटा टोटल समय। टोटल दूरी 100 माने थे, टोटल समय कितना है 64/10 आया, तो 10 ऊपर करेंगे तो एक 0 और चला जाएगा, यानी 1000/64। अगर हम इसको डिवाइड करें तो कितना बार में लगेगा, 4 से काटेंगे तो 16 बार में, और 4 से
250 बार में, फिर 2 से ये 8 बार में, और ऊपर 125 बार में। तो यानी 15 × 120 यानी 15 पॉइंट समथिंग में आएगा। 15 × 120 बच गया 2, 15 5 और 8 अच्छा कर 48 यानी 15.625 आएगा। 15.6 आ रहा है यानी 15.625 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। तो औसत गति जब भी सवाल आए तब ये जो इसका फॉर्मूला होगा टोटल दूरी बटा टोटल समय हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 4 बहन की जो औसत आयु है वो 7 वर्ष है। यदि माँ की आयु भी शामिल करें तो औसत 6 वर्ष बढ़ जाती है। इन 4 बहन का अगर औसत आयु 7 है तो टोटल 28 वर्ष हो जाएगा। जब माँ की आयु शामिल कर देंगे तो 5 व्यक्ति हो जाएगा, और ये 5 व्यक्ति का जो औसत आयु है वो 6 वर्ष बढ़ जाता है। पहले 7 था, अब 7 6 बढ़ गया तो 13 हो गया, तो 13 × 5 = 65 हो गया 5 व्यक्ति का टोटल आयु। अगर 5 व्यक्ति में से हम 4 व्यक्ति को माइनस कर देंगे तो जो 5वां व्यक्ति माँ का आयु होगा वो निकल जाएगा, यानी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 37 वर्ष माँ की आयु आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ए एक लोहे की संदूक को बी को 10% लाभ पे बेचा, बी सी को 20% लाभ पे बेचा, सी 528 पे देता है। हम मान लेते हैं कि ए 100 रुपये में खरीदा, अगर 10% में बेचा तो 11/10 पे बेचा, 110/100 क्या लिख सकते 11/10। फिर ये बी को बेचा तो बी इतना में खरीदा, बी क्या करता है 20% लाभ पे बेच देता है तो 6/5 में बेचा। तो सी खरीदा, अब सी इतना में खरीदा, और सी कितना में खरीद रहा है 528 में खरीद रहा है। तो यहाँ से हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, और ए का किराया पूछा गया है। तो ये 11 से काटेंगे तो 11 × 4 = 44, 8 बार में, 6 से 8 बार में, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 8 × 5 = 40 यानी 400 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट आते हैं, a⁴ + 1/a⁴ - 3 इसके 2 गुणक। जैसे अगर हम 6 का बात करें तो 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3, इसका 2 गुणक आ गया यानी 1 × 2 1 × 3, यानी इसी दोनों का अंतर पूछ रहा है, यही 2 गुणक का अंतर पूछ रहा है। तो हम इसको किसी तरह हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ने का कोशिश करते हैं, यानी गुना जिससे आ जाए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं a² + 1/a² का होल स्क्वायर। 1 मिनट, इसको हम लोग इस तरह से लिख देते हैं a⁴ + 1/a⁴ -2 - 1। ये -3 को क्या लिखे -2 - 1। अब यहाँ से यहाँ तक जो है वो क्या आ जाएगा a² प्लस, यहाँ पे माइनस है ना, तो -1/a² का होल स्क्वायर और -1 ये आ जाएगा। अच्छा, इस -1 को -1 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं ना, एक पे स्क्वायर लिखे क्यूब लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो संख्या आया ये पूरा a मान लेते, ये पूरा b मान लेते, तो a² - b² क्या होता है a + b × a - b, यानी a + b करेंगे तो a² + 1/a² + 1 a + b, सॉरी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, a² - 1/a² + 1 a + b आ गया इंटू a - b, यानी a² - 1/a² और -1 a + b × a - b। अब जो ये इक्वेशन था, ये इक्वेशन दो संख्या के गुणनफल के फॉर्म में टूट गया ना, 2 गुणक के फॉर्म में, यानी पहला गुणक आ गया आपका ये यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा गुणक आ गया यहाँ से यहाँ तक। तो अब हम इसका क्या कर सकते हैं, अब हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, दोनों का अंतर निकाल सकते हैं। यानी पहला संख्या ये आ गया, पहला गुणक a² - 1/a² और +1, दूसरा गुणक ये है, तो माइनस करेंगे तो -a², ये माइनस करेंगे तो ये माइनस पहले से है तो +1/a², और ये यहाँ भी माइनस है तो -+1, तो यहाँ a² प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, ये भी दोनों भी कट जाएगा, तो +1 + 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, यानी इसका जो आंसर होगा वो 2 आ जाएगा। यानी 2 गुणक का अंतर पूछ रहा था, यहाँ पे 2 गुणक का अंतर पूछ रहा था। तो पहले इसको गुणक के फॉर्म में तोड़ दिए, गुणा के फॉर्म में, अब जो 2 गुणा के फॉर्म में जो टूटा उसी का अंतर निकाल लिए। अब नेक्स्ट आते हैं, एक शहर की जनसंख्या 4.2 × 10⁻⁶
6 है। ठीक है, प्रति वर्ष 1000 पर 75 की दर से जनसंख्या में वृद्धि होती है। यानी 75 बढ़ रहा है 1000 में, तो 100 में कितना बढ़ेगा, गुने 100 करके परसेंटेज निकाल लेंगे। यानी 75/10, यानी अगर हम 15/2 कर सकते हैं, 15×5 = 75, यानी 15/2% की वृद्धि हो रही है। एक वर्ष में 15/2% का वृद्धि हो रही है। तो 2 वर्ष बाद कितना का वृद्धि होगी वो निकालना है। तो ये 15/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7.5, यानी 7.5% का अगर वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी 42 के पावर 10 पर 10 पावर 6 नहीं, इसको हम लिख सकते हैं 42 के पावर 5, 42 के पर 5 जीरो कर सकते हैं, क्योंकि 1 दशमलव हटाएंगे तो 1 पॉइंट क्या होगा, हट जाएगा। अगर 7.5 का वृद्धि हो रहा है तो इसका मतलब 107.5/100 गुने 107.5/100, यानी इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1 जीरो और आ जाएगा, फिर इस पॉइंट को भी हटाएंगे तो 1 जीरो और आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे कि कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ये 3 जीरो कट जाएगा, फिर ये 2 जीरो कट जाएगा। अब 5 से 2 बार में, और ये 5 से 15×5 = 75, 15 बार में। ठीक है, फिर ये 2 से 21 बार में कटेगा। इतना कैलकुलेशन आ गया मेरे पास, 21 गुने 1075 गुने 215। अब जब यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है का स्थान पे, तो इतना तो कन्फर्म है कि जो लास्ट में होगा वो 25 के 25 75 यही चीज़ कुछ होगा, 25 या 75 होना चाहिए। जैसे 25 का टेबल अगर हम लोग पढ़ते हैं तो 25 25 25 50, 25 या 75। तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, जिसका मतलब क्या हो गया कि 25 के मल्टीपल लास्ट में होना चाहिए 25 का टेबल, और 25 का टेबल लास्ट में एक ही जगह ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, जिसका मतलब 25 का टेबल होना चाहिए, और 25 के टेबल में 25 50 75 या 00 यही चीज़ आता है लास्ट में, और कुछ नहीं आता है। तो 25 50 75 और 00 में एक ही ऑप्शन ए मिल रहा है, जो इसका आंसर होगा वो ए हो जाएगा। देखिए, कभी भी कोई भी सवाल में गुना नहीं करना रहता, उसमें जो टेबल का उसमें जो फैक्टर होता है वो फैक्टर देख लेंगे किसका किसका फैक्टर है, और ऑप्शन में किसका किसका फैक्टर है, तो उसी फैक्टर के आधार पर हम लोग सवाल का आंसर टिक आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, 12.5% की दर से 2 वर्ष के लिए 15,000 के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, यानी 2 ईयर के लिए सी और एस आई का जो अंतर होता है, सी आई माइनस एस आई, वो क्या होता है, PR²/100 का स्क्वायर, PR²/100 का स्क्वायर। तो मूलधन कितना दिया गया, 15,000 गुने रेट कितना है 12.5 गुने 12.5/100 गुने 100, PR²/100 का स्क्वायर। तो यहाँ से इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1 जीरो और आ जाएगा, इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1 जीरो और आ जाएगा। तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल करते हैं, तो 25 से 5 बार में, और 25 से ये 40 बार में, फिर 5 से 3 बार में, 5 से 8 बार में। तो यहाँ पे एक्चुअली पॉइंट आ गया, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग देख लेते हैं। यहाँ 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल, और यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यानी 25 है। तो जो लास्ट में जो होगा, तो यहाँ 5 और यहाँ 5 होने के कारण जो लास्ट में होगा वो या तो 25 होगा, या तो 50 होगा, या तो 75 होगा, या तो 00 होगा। तो 25 50 75 00 में से ये दोनों ऑप्शन ख़त्म हो जा रहा है, क्योंकि इसके लास्ट में 29 है और इसके लास्ट में 57 है। ठीक है, जब ये दोनों ऑप्शन ख़त्म हो गया, अब ऑप्शन बचा ए, ऑप्शन बी बचा। ठीक है, अब फिर यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ 3 भी है, यानी इस संख्या को हम लोग 3 से गुना भी कर रहे हैं। तो 3 का मल्टीपल कौन कौन हो जाएगा, 5 5 10 और 16, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये ऑप्शन ख़त्म, यानी 3 2 5 4 9 7 3 10 5 15, और 3 का मल्टीपल ये है, तो जिसका आंसर होगा वो ए नंबर हो जाएगा। तो देख रहे हैं हम लोग, क्या देखें यहाँ पे कितना भी बड़ा कैलकुलेशन रहता है हम लोग उसको शॉर्ट फॉर्म में बना सकते हैं, मल्टीपल खोज के उसका आंसर टिक आउट कर सकते हैं, और 100% आंसर सही होगा।
इसी तरह से जब भी गुना या भाग का सवाल आए, गुना कैलकुलेशन का सवाल आए, तो मल्टीपल खोजेंगे, उसको गुना नहीं करेंगे हम लोग, मल्टीपल खोजेंगे। नेक्स्ट आते हैं, 4% प्रतिवर्ष की दर से कितने वर्ष में 725 रुपये का साधारण ब्याज 87 रुपया होगा। यानी टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है, SI गुने 100 बट्टा मूलधन गुने रेट दर। तो ब्याज कितना दिया गया 87 और गुने 100 बट्टा मूलधन कितना दिया गया 725 और रेट कितना दिया गया 4%। तो 87 से कटेगा 7 पंचे 35, पहले 4 से ये 25 बार में, ये 25 से कितना बार में कटेगा 25 दूना 50, 25 पंचे 125, ये 25 नमा 225, 25 पन नहीं 25 में 50 करेंगे तो 22 बचेगा, 225, 25 नमा 225 और 29 से ये 3 बार में। इसका मतलब जो टाइम आएगा वो 3 ईयर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, किसी परीक्षा का अधिकतम अंक 900 है। एक छात्र को अधिकतम अंक का 33% अंक मिला, यानी 900 का 33% अगर उसको अंक मिला तो इसका मतलब कितना मिला, 9 27, 9 27 2 29, यानी 297 नंबर मिला। और वो 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी इसका मतलब 45 अंक और आता तो वो क्या होता कि उत्तीर्ण हो जाता। तो इसका मतलब उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक चाहिए, 7 5 12 9 4 13 1 14, 342 अंक चाहिए। अधिकतम अंक 900 था, 900 का वो 33% मिला, 33% मिला, इसका मतलब 297 मिला। 297 मिलने पर क्या होता है कि वो 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी 45 अंक से फेल हो जाता है। इसका मतलब 45 अंक और जोड़ देंगे तो जो 3 मार्क यानी 5 मार्क्स होगा वो निकल आएगा, यानी 342 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, 14 मीटर और 9 मीटर कमरे के फर्श को ढकने के लिए 63 सेंटीमीटर दरी का कितने मीटर आवश्यकता है। यानी एक फर्श को दरी से ढकना है तो इसका मतलब जितना फर्श का क्षेत्रफल होगा उतना ही दरी का क्षेत्रफल होगा। तो फर्श का जो लंबाई है वो कितना, फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, आयताकार फर्श है। और दरी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 63/100 गुने चौड़ाई निकालना है, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर है और यहाँ मीटर था, यहाँ मीटर था। इस सेंटीमीटर को भी क्या किया, मीटर में बदल दिए। 9 से 7 बार में और 7 से ये 2 बार में, तो जो बेस आएगा वो 200 मीटर, यानी जो चौड़ाई आएगा वो 200 मीटर आ जाएगा। 2 गुने 100 यानी 200 मीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 66, ABCD दो रेखाएं AB पर एक बिंदु P है। AB और CD दो रेखाएं हैं, AB और CD दो रेखाएं, AB पर एक बिंदु P है, यहाँ P मान लेते हैं। एक रेखा PQ CD से R पर मिलती है, यानी एक रेखा है वो PQ है, ये PQ रेखा है जो CD से R पर मिल गई। ये जहाँ पे मिला वो R बिंदु हो गया, CD से R पर मिल गई। यदि BPR 30 डिग्री, यानी BPR ये जो है वो 30 डिग्री दिया गया था, सॉरी फिगर उल्टा बन गया, कोई बात नहीं, ये इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन 30 डिग्री है। CRQ 150 डिग्री, यानी CRQ यानी ये जो है वो 150 डिग्री दिया गया। तो अगर CRQ 150 डिग्री तो ये भी 150 डिग्री होगा, 150 डिग्री। तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री कब होता है, जब AB और CD समानांतर होगा। तो इसका मतलब जो इसका आंसर होगा AB और CD समानांतर रेखा होगा। हम लोग पढ़े हैं जब दो रेखा समानांतर होती है और तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एक ही ओर का जो अंतःकोण होता है उसका जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी इस दोनों का योग 180 डिग्री, यानी ये 150 था तो ये भी 150 हो गया सम्मुख शीर्षाभिमुख कोण के माध्यम से। जब ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि AB और CD समानांतर होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक वर्ग का विकर्ण A + B है तो वर्ग का क्षेत्रफल दो तरीके से निकाल सकते हैं, जब विकर्ण दिया गया रहे या फिर जब भुजा दिया रहेगा। अगर भुजा दिया रहेगा तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, अगर विकर्ण दिया रहेगा तो वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण का स्क्वायर बट्टा 2, यानी विकर्ण को स्क्वायर करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा।
तो विकर्ण दिया गया a+b, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा a+b का होल स्क्वायर बट्टा 2, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विकर्ण के स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा, d² बट्टा 2, यानी a+b का होल स्क्वायर बट्टा 2। अब आते हैं, एक दूसरे से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो शहरों के बीच की यात्रा को एक मोटर चालक 2 घंटा 10 मिनट में तय करता है, तो उसका गति मीटर प्रति मिनट में निकालना है। यानी मीटर प्रति मिनट, यानी जो डिस्टेंस को मीटर में बदलना पड़ेगा। 65 किलोमीटर का मतलब क्या, 65,000 मीटर, क्योंकि मीटर प्रति मिनट निकालना है ना, तो ये मीटर आ गया। और टाइम को मिनट में बताना पड़ेगा, क्योंकि मीटर प्रति मिनट याद करने के लिए बोल रहा है। 2 घंटा 10 मिनट को क्या लिख सकते हैं, ये 2 घंटा को 120 मिनट अब प्लस 10 मिनट यानी 130 मिनट लिख सकते हैं। तो जो इसका स्पीड होगा वो 65,000 मीटर बटा 130 मिनट, यानी 0 0 कट गए तो 13 5 65, यानी 500 मीटर प्रति मिनट इसका चाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मीटर प्रति मिनट में निकालना था, इसीलिए डिस्टेंस को मीटर में बदल दिया और टाइम को मिनट में बदल दिए। एक काम को 8 आदमी 40 दिनों में पूरा करता है, उसके साथ 2 आदमी और लग जाए, तो यानी हम लोग को फॉर्मूला पता है, m1 d1 बट्टा w1 बराबर m2 गुने d2 बट्टा w2। अगर यहाँ पे काम नहीं दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं, आदमी 8 है, दिन 40 ले रहे हैं। जब 2 आदमी और बढ़ जाएंगे, जब आदमी 10 होगा तो मान लेते हैं दिन x दिन लगेगा, तो यहाँ 0 0 कट गए तो x बराबर कितना गया, 32 दिन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से 6 गुनी है। जब इसके अंकों के योग को संख्या के साथ जोड़ दिया जाए तो परिणाम 63 मिलता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। अब जब संख्या ऑप्शन में दिया गया है तो हम लोग संख्या को 10x + y नहीं मानेंगे, वो जब मानेंगे जब ये संख्या ऑप्शन में नहीं दिया रहता। लेकिन यहाँ संख्या ऑप्शन में दिया गया है तो हम लोग सीधा ऑप्शन चेक करेंगे। यहाँ पे क्या बोला है, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग का 6 गुना है। अगर हम 32 को लेते हैं तो 32 के अंकों का योग 5 है, 5 का 6 गुना 30, यानी ये नहीं होगा। अगर हम 42 लेते हैं तो अंकों का योग कितना हो रहा है, 7, 7 का 6 गुना 42 हो रहा है ना, अपने अंकों का योग का 6 गुना, यानी ये ऑप्शन हो सकता है। अगर हम 54 लेते हैं तो 54 के अंकों का योग कितना होता है, 9, 9 का 6 गुना है 9 छक्के 54, यानी ये भी ऑप्शन हो सकता है। 53 लेते हैं तो इसके अंकों का योग 8, 8 का 6 गुना ये है, 8 का 6 गुना नहीं हो रहा है, यानी ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बचा। अब अगला स्टेटमेंट से हम लोग आंसर को निकाल सकते हैं। अगला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जब इसके अंकों के योग को संख्या के साथ जोड़ दें, यानी 42 और इसके अंकों का योग कितना 6, अगर हम संख्या के साथ जोड़ेंगे तो 48 मिल रहा है, जबकि यहाँ पे बोलता है 63 मिलता है। यहाँ पे क्या बोला है, 63 मिलता है, यानी ये भी ऑप्शन नहीं। अगर 3 ऑप्शन खत्म हो जाए तो चौथा ऑप्शन डायरेक्ट टिक आउट करना है। अगर देखना है तो सेटिस्फेक्शन के लिए देख सकते हैं, संख्या 54 दिया गया, अंकों का योग 9, जब हम जोड़ते हैं तो 63 आ जाता है, ऑप्शन नंबर डी। तो जब भी सवाल दिया रहे इस तरह से, अगर संख्या पूछें तो उस सवाल को बनाना नहीं है, ऑप्शन से चेक कर लेना है। अब नेक्स्ट आते हैं, एक त्रिभुज ABC का कोण C समकोण है यदि A15 B12 5 12 दिया गया, तो हम लोग को पता है 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, 8 15 17 7 24 25 3 4 5, ये सब ट्रिपलेट होता है। ये सब याद रखेंगे क्योंकि इस सब पे हमेशा क्वेश्चन आता है। 6 8 10, अगर कहीं पे 6 8 दिया रहे तो उसका एक भुजा 10 होगा, तो यहाँ 5 12 13 का ट्रिपलेट होगा, यानी 13 निकाल सकते हैं। या फिर ये भी निकाल सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, लेकिन अगर याद है 5 12 13 तो सीधा इसका आंसर 13 हो जाएगा। ये तो ईजी है, ये 2x को इधर जाएगा तो x बचेगा, ये 2 इधर आएगा तो 2 बचेगा, 4 में से 2 गया 2, x बराबर 2, ऑप्शन नंबर ए। 6% वार्षिक दर से 8 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 7500 रुपया है, तो ब्याज कितना होगा, ऐसे बराबर क्या होता है PRT/100, यानी मूलधन 7500, रेट 6%, समय 8/100, तो ये 00 से 00 कट जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्योंकि 75 है, यानी 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल नहीं, इसमें 75 यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो इसका मतलब 9 का मल्टीपल
9 का मल्टीपल एक ही है, ऑप्शन नंबर बी। 75 में भी 3 है और 6 में भी 3 है, इसका मतलब 9 का मल्टीपल हम लोग खोज लें, और 9 का मल्टीपल एक ही, ऑप्शन बी है। 14 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तालाब के केंद्र पर 14 मीटर व्यास का वृत्ताकार मंच बनाया गया, तो कितना क्षेत्र पानी से भरा हुआ है? तो अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई का मान लेंगे ही। अगर पाई आर स्क्वायर हम मान लेंगे तो पाई का मतलब होता है 22/7। 22/7 के बाद इधर जो भी चीज़ आए उसमें आप 22 से गुना कीजिएगा, 22 से गुना कीजिएगा मतलब 11 से गुना कीजिएगा। अगर 11 से गुना कीजिएगा तो हम डायरेक्ट 11 का मल्टीपल देख लेते हैं कि 11 का मल्टीपल कौन है। तो 11 का मल्टीपल में मेरा एक ही ऑप्शन ए नंबर है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ए हो जाएगा। बाकी 11 का मल्टीपल नहीं मिल रहा है, तो 11 का मल्टीपल एक ही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डायरेक्ट इसको बनाना भी नहीं था जब 11 का मल्टीपल मिल जाए, लेकिन फिर भी सेटिस्फेक्शन के लिए अगर सवाल देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। 14 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तालाब के केंद्र में 14 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मंच बनाया गया है। जैसे एक वृत्ताकार तालाब था, 14 मीटर व्यास था, इसी के अंदर एक वृत्ताकार तालाब बना दिया गया, जिसमें पहले वाला का जो त्रिज्या था वो 14 मीटर था और दूसरे वाला का जो त्रिज्या था वो 7 मीटर था। 14 मीटर व्यास, 14 मीटर व्यास मतलब 7 मीटर त्रिज्या, तो कितने क्षेत्र पानी से भरा हुआ है? ये मंच बना दिया गया, यानी ये जो अंदर वाला है वो मंच बना दिया गया, तो बाकी कितना क्षेत्र ये जो है वो पानी से भरा हुआ है, यानी बाकी क्षेत्र निकालना है। तो इसका मतलब हम लोग पाई बाहर वाले के क्षेत्रफल में से अंदर वाले के क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, पाई गुने 14 का स्क्वायर माइनस पाई गुने 7 का स्क्वायर, तो पाई कॉमन लेंगे, 22/7 कॉमन लेंगे, ये क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, यानी 22/7 कॉमन ले लिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी यानी 21, और ए माइनस बी कितना आ जाएगा, 14 में 7 गया 7, यानी 7 से 7 कर दिए, तो इकाई स्थान पे 2 1 2 आना चाहिए, उसे गुना कर लेते हैं तो 462 आ जाएगा, 462। वैसे भी अगर कहीं भी क्षेत्रफल का सवाल आए और 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन में मिले तो सीधा टिक आउट कर देना आंसर, आगे सवाल को नहीं बनाना है। 216 पे 3 जीरो का घनमूल क्या होगा, माइनस लगा हुआ तो माइनस में आंसर आएगा, और 6 का क्यूब 216 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 11 एक दिवसीय मैचों में निम्नलिखित रन बनाए गए। मॉडल स्कोर, मॉडल स्कोर एक तरफ से आप रेंज को बोल सकते हैं। एनटीपीसी के सेट में हम लोग सीरीज में हम लोग पढ़े थे, रेंज मतलब क्या होता है, परिसर, परिसर मतलब क्या होता है, अधिकतम माइनस न्यूनतम। सॉरी, मॉडल स्कोर है ना, वो रेंज अलग हो गया। मॉडल स्कोर बहुलक को बोला जाता है, यानी जो जिसकी मात्रा संख्या ज़्यादा होता है उसको मॉडल स्कोर बोला जाता है। तो किसका प्रयोग सबसे ज़्यादा बार किया गया है, 65 का प्रयोग 3 बार किया गया, 1 2 3। 30 का प्रयोग 1 2 3 4 बार किया गया, तो जो मॉडल स्कोर होगा वो 30 हो जाएगा। जिसकी बहुलता होती है वो मॉडल स्कोर होता है, तो 30 का बहुलता है तो 30 मॉडल स्कोर हो जाएगा। एक आयत की लंबाई 8 मीटर है और इसका विकर्ण 10 मीटर है, तो एक आयत ले लेते हैं, इसका जो लंबाई है वो 8 मीटर है, लंबाई 8 मीटर, और विकर्ण जो है वो 10 मीटर है, विकर्ण 10 मीटर है। तो हम लोग अभी जस्ट पर हैं समकोण त्रिभुज में 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, यानी ये 10 ये 8, तो इसका मतलब जो चौड़ाई होगा वो 6 हो जाएगा, चौड़ाई 6। तो आयत का परिमाप क्या था, 2 × L+B, आयत का परिमाप यानी 2, और L कितना 8 और B 6, यानी 8 6 14, 14 दूना 28, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट आते हैं, ट्रिपलेट याद रहेगा तो ये सवाल जल्दी बन जाएगा। एक आयताकार टंकी 5 मीटर ऊंची, 3 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी है, इसमें कितना लीटर पानी, यानी पानी आ जा सकता, मतलब आयतन, आयतन क्या होता है, घनाभ का आकार का, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी 5 × 3 × 2, यानी 5 या 15 दूना 30 घन मीटर, 30 घन मीटर उसका आयतन आ गया, और 1 घन मीटर में 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर रहता है, तो 30 घन मीटर में 30,000 लीटर पानी आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अगर हम ए प्लस बी से विभाजित करेंगे तो परिणाम क्या होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और इसको अगर हम ए प्लस बी से विभाजित करेंगे तो ये ए प्लस बी कट जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी ऑप्शन नंबर सी बच जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक पिरामिड का आयतन कितना होगा जिसके आधार का क्षेत्रफल 25 और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर। तो पिरामिड का अगर फार्मूला पता रहेगा तो इजीली सवाल बन जाएगा। जो पिरामिड का आयतन होता है वो तो 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। पिरामिड का आयतन 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई 1/3, और आधार का क्षेत्रफल 25 दिया गया और ऊंचाई 9 दिया गया है, तो 3 से 3 बार में कटेगा, यानी 25 दिया 75 घन सेंटीमीटर इसका आयतन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं, एक ठेकेदार का लक्ष्य 40 दिन में काम पूरा करने का है। उसने 20 व्यक्ति को काम लगाया जिसने 10 दिन में 1/4 काम किया। वो अपने लक्ष्य के अनुसार शेष काम को पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति को काम पर लगाना होगा। तो इस सवाल को हम लोग M1 गुने D1 बट्टा W1 बराबर M2 गुने D2 बट्टा W2, यानी इस फार्मूला पे सवाल को बना सकते हैं। यहाँ पे वर्क लेना पड़ेगा क्योंकि 1/4 काम पूरा किया, यानी वर्क दिया गया है, इसलिए यहाँ पे W1 लेना पड़ेगा। तो इस फार्मूला पे जब हम सवाल बनाएंगे तब आते हैं, एक ठेकेदार का लक्ष्य 40 दिन में काम पूरा किया। 40 दिन में काम पूरा करने का, यहाँ आदमी काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ लक्ष्य है उसका कि 40 दिन में काम को पूरा करने का है। इसीलिए D1 के बदले में आप ये 40 नहीं रखते हैं, D1 के बदले में वो रखेंगे, यानी यहाँ पे जितना आदमी रहेगा वो आदमी कितना दिन में काम किया वहाँ हम D1 वो लेंगे। तो यहाँ 20 व्यक्ति अगर 10 दिन काम किया तो M1 20 और D1 10, 20 गुने 10 बट्टा कितना काम किया 1/4 काम किया बराबर। अब बोला अपने लक्ष्य को अनुसार शेष काम को पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति को काम पर लगाना होगा। मान चलिए एक्स व्यक्ति और आ गया, एक्स व्यक्ति काम किया और ये 10 दिन तक काम चला, तो अब 30 दिन और बच गया, 30 दिन, और शेष काम कितना बच गया 3/4। ठीक है, तो यहाँ से 4 से 4 काटेंगे, 3 से 10 बार में, और ये 0 से ये 0 कट गया, तो x बराबर कितना आ गया 20। तो इसका मतलब 20 दिन 20 व्यक्ति को और काम पे लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक व्यक्ति ट्रेन द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 600 किलोमीटर चला और जहाज़ से इतना चला, और ये उसका औसत गति क्या है। तो औसत गति बराबर क्या होता है, इस सवाल को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। औसत गति बराबर अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे इससे पिछला सवाल में, औसत गति बराबर टोटल दूरी बटा टोटल टाइम, टोटल दूरी बटा टोटल टाइम। तो यहाँ से टोटल दूरी तो हम निकाल सकते हैं, टोटल दूरी कितना 600 किलोमीटर यहाँ चला, 600 यहाँ 1200, 500 यहाँ 12 5 17 और 300 यहाँ 17 3 20, यानी 2000 किलोमीटर टोटल दूरी चला। अगर टोटल समय निकल जाएगा तो हम औसत चाल भी निकाल सकते हैं। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, टोटल टाइम हर जगह से अलग अलग निकालना पड़ेगा। पहला है 80 किलोमीटर प्रति घंटा गति से 600 किलोमीटर गया, तो यहाँ कितना समय लग जाएगा 600/80 प्लस फिर 600 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटा गति से गया, तो 600/30 यहाँ समय लग जाएगा। फिर 400 किलोमीटर प्रति घंटा गति से 500 किलोमीटर गया, तो 500/40 400, यानी समय बराबर क्या होता है दूरी बटा 4 प्लस, और यहाँ पे 300 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से गया, तो 300/60। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करें तो कितना बार में कटेगा, 0 0 कट गया, यानी 4 से 2 बार में, 4 से 15 बार में, फिर ये 30 से 20 बार में कट जाएगा, फिर 0 0 कट के 5/4 यहाँ पे आ जाएगा, 0 0 कट गया, 6 5 30 यानी 5 यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम एलसीएम में 4 लेंगे
4 तो 2 दूना 4 15 दूना 30 यहाँ पे प्लस 20 5 25 चौका 100 हो जाएगा और प्लस 5 तो ये पूरा कितना आ जाएगा 135/4 आ जाएगा 135/4 आ जाएगा। यानी टोटल समय जो है वो 135/4। तो यहाँ पे हम लोग उसका मान रख सकते हैं। यहाँ पे टोटल दूरी कितना आ गया था हम लोग पास 2000 आ गया था और टोटल समय कितना आ गया 135/4 यानी 135 और 4 ऊपर अगर हम 5 से काटेंगे तो 15 10 5 7 35 27 और 5 से काटेंगे तो 5 चौका 20 400 यानी 1600/27 1600/27 आ गया। यानी इसका कैलकुलेशन अगर हम करें तो इकाई स्थान पे 0 आना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ देखें तो 7 दूना 14 प्लस 7 21 यानी इकाई स्थान पे 1 आ जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। 9 7 63 7 70 यानी ये हो सकता है और 7 6 42 और 7 49 यानी इकाई स्थान पे 9 आ गया। ये तीनों ऑप्शन ख़त्म हो गया, एक ही ऑप्शन सी बच गया। तो इस तरह से अगर कहीं भी कैलकुलेशन आता है तो हम लोग गुना नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा लॉजिकली उसको सोचेंगे कि मतलब इकाई स्थान पे 0 आ रहा है तो इकाई स्थान पे 0 कहाँ पे आएगा 7 दूना 14 इकाई स्थान पे 4 अब प्लस 7 यानी 14 7 21 यानी इकाई स्थान पे 1 आ जाएगा, यानी जबकि हमको इकाई स्थान पे 0 चाहिए। इसीलिए ये तीन ऑप्शन खत्म हो गया, एक ऑप्शन सी बचा। इसका जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा। तो आज का सेशन ये समाप्त होता है। हम लोग इस सेशन में जितना चीज़ सीखे हैं, जितना कैलकुलेशन करने का तरीका सीखे हैं, अगर उस टाइप के सवाल आए नेक्स्ट टाइम तो हम लोग कोशिश करेंगे उतना गुना नहीं करके केवल ऑप्शन से या फिर इकाई अंक देख के या फिर डिजिटल सम लगा के हम लोग सवाल को बनाएंगे। ठीक है, आज का सेशन ये समाप्त होता है। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।